नमस्कार। एक बार फिर चर्चा कांग्रेस को लेकर के। लगभग 2-2.5 महीने पहले कांग्रेस के 23 बड़े दिग्गजों ने सोनिया गांधी, जो तब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन दिग्गजों ने लिखा कि साहब कामकाज ठीक नहीं चल रहा है और इस तरीके से कांग्रेस काम करेगी तो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वगैरह वगैरह, और तमाम तरीके के आरोप लगाए। धीरे धीरे वो आरोप कम होते गए, कुछ लोग किनारे होते गए, कुछ आरोप से किनारा उन्होंने कर लिया और कुछ लोग अपना डटे रहे कि हाँ। और उन कांग्रेसियों में ज्यादातर वरिष्ठ नेता वो थे जिनके जो राज्यसभा में थे और राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली थी। ये भी एक बड़ा रोचक मोड़ था। खैर, लेकिन कांग्रेस है, 150 साल पुरानी पार्टी है, देश में उसे बने रहना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कांग्रेस को देश में रहना इसलिए भी जरूरी है कि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कांग्रेस का रहा है कि कांग्रेस लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो सब कुछ नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था। शनिवार को फिर इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी और एक दिन पहले जब उसकी सूचना जब आई शुक्रवार को कि बैठक बुलाई गई है, तभी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया था कि सब लोग, कांग्रेस का चुनाव जो है वो अध्यक्ष पद का चुनाव जल्दी ही होने वाला है और सब लोग चाहते हैं, सब लोग का मतलब उन्होंने कहा था 99.9% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की बागडोर फिर से संभाले। तो इस पूरे प्रकरण पर बैठक होने के बाद क्या रहा है और क्या निकलने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। कल फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि कांग्रेस में बैठकें तो होती रहती हैं, तो कल फिर बैठक हुई कांग्रेस की। सोनिया गांधी ने उन असंतुष्टों को बुलाया और काफी कुछ लोग पहुंचे भी। तो क्या इस बैठक के निहितार्थ हैं, क्या अर्थ निकाला जाए उनका? अकू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नमस्कार है, क्योंकि आपने तो पहले भी खबरें भी इस बारे में छापी और पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स लगातार इस मुद्दे पर उठाता रहा है, इसके लिए तो बधाई है। और लेकिन आजकल जो मीडिया हमारा इस तरह से भी आप बहुत लाखों लोगों तक और पहुंचते हैं, इसलिए इसको थोड़ा चर्चा करने में शायद और लोगों को समझ में आए कि ये परंपरा, देखिए पत्र लिखने की तो गांधी के समय नेहरू, पटेल सब चिट्ठियां लिखते थे। आप तो जानते हैं कमलापति त्रिपाठी जी, मतलब ज़्यादा इतिहास में नहीं जा करके हम ताज़ा भी जाएं तो कमलापति जी चिट्ठी लिखते थे, अर्जुन सिंह जी चिट्ठी लिखते थे। वो एक समय ऐसा रहा। और उसके बाद सोनिया जी जब चुनाव बाकायदा चुन के आई, जितिन प्रसाद जी, आप लगातार पत्रकारिता में हैं वर्षों से, तो आपको याद होगा, और आप तो उत्तर प्रदेश को और बिहार को अच्छी तरह जानते हैं। जितिन प्रसाद, जबकि वो तो बड़े ही राजीव जी के ही बनाए हुए वो भी नेता थे, लेकिन वो भी एक चाहे प्रतीकात्मक हो, चुनाव में वो खड़े हुए नहीं जी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं वो कोई दूसरी पार्टी में चले गए। मैंने तो उस समय में जब इंदिरा जी मतलब पावर में नहीं रही, तब भी ब्रह्मानंद रेड्डी बने, कई एक जगजोर राम बने, बरुआ बने, मतलब ऐसा नहीं कि गैर गांधी परिवार के लोग नहीं बनते रहे या उन्होंने चुनौती नहीं दी। और इसलिए तो सोनिया गांधी का उदाहरण इसलिए दिया कि ताजा इतिहास तो तब तक है कि कहने को चुनाव होता था। अब असल में यह है कि तब लोग एक दूसरे को स्वीकार करते थे कि ठीक है, असहमति है। हाल के वर्षों में ऐसा हुआ है जी, जो देखा जाए कि कहीं भी कोई ऐसी ध्वनि न सुनाई दे कि गांधी परिवार से असहमति हो, इसलिए कि दूसरे को कोई तैयार नहीं होता। असली संकट ये है, जिन लोगों ने पत्र लिखा, आपने बिल्कुल ठीक भूमिका में भी बताया, चाहे गुलाम नबी आजाद जो कि राज्यसभा में भी नेता है, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो भी एक बड़े उम्मीदवार के रूप में अपने को देखते रहे हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं कुछ हो सकता है। उनके प्रतिद्वंदी कई लोग थे, हैं, आज भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम क्यों नहीं हो सकते हैं। या कपिल सिब्बल, जो उनका कोई कांग्रेस में ऐसा जनाधार नहीं रहा कभी, लेकिन मान लो वो भी यदि सोचते हो कि मैं भी हो सकता हूँ। आनंद शर्मा, वो भी अपने को उत्तराधिकारी मानते हैं, आपके क्षेत्र में हिमाचल से आप कहिए कि जुड़े हुए हैं। जब वो मंत्री बन गए थे उसके पहले यूथ कांग्रेस के जमाने से मैंने उनको देखा है,
तो कई वो सोचते हैं चलिए मैं अब तो मोतीलाल वोरा भी बुजुर्ग हो गए हैं तो मुझे ही क्यों नहीं बना दिया जाए, लेकिन क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा? इसलिए सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि राहुल जी के नाम पर या गांधी परिवार के नाम पर, और दूसरा जैसे कमलनाथ जी को सौंपा गया मध्य प्रदेश, पार्टी का खर्च कौन चलाएगा? असली जो मुद्दा है जी, पार्टी को चलाने के लिए भी आपको भी कुछ लोगों को जोड़ने के लिए, सभाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए किया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए एक दूसरे को न स्वीकार करना एक बड़ा कारण है। और दूसरा, परिवार में भी राहुल जी को लेकर के एक है कि भाई यही एक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। वरना आपको आश्चर्य होगा 2011 में हम लोग जिस समय अखबार निकाल रहे थे उस समय बाकायदा एक बड़ी बड़ी खबर थी कि प्रियंका गांधी आ सकती हैं। तब उनके बहुत ही नजदीकी जो अब नहीं रहे हैं बड़े नेता ने कहा था कि उनका आना ही अब पार्टी के लिए अच्छा होगा। 10 साल पहले वो उनको लाने की इच्छा थी परिवार के जो बहुत शुभचिंतक थे और परिवार के सदस्य की तरह थे, उन लोगों की बात भी नहीं चल पाई। उसके कई कारण परिवार के रहे होंगे। उसके बाद राहुल जी जब चूंकि राजनीति में पूरी तरह आ गए, इतना वर्ष हो गया, अब वो भी अब पीछे नहीं हटना चाहते हैं। असली संकट ये है कि उनको इस्तीफा दिया लेकिन वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और इसलिए कल की बैठक भी औपचारिक हुई कि पहले ही संकेत दे दिया गया कि राहुल जी के नाम पर एक सहमति के लिए ही ये बैठक है, ताकि औपचारिकता जब अपना अनुकूल समय होगा 28 दिसंबर को जो वार्षिक एक तरह से कहते हैं जन्म दिवस, स्थापना दिवस होता है, तो पार्टी का उस समय कुछ घोषणा करें या न करें, वो जब चाहे नए वर्ष में करना चाहें। यदि राहुल गांधी न्यू ईयर मनाने के लिए देश के बाहर चले जाएं तो फिर 28 को भी ना करें, जनवरी में करें। ऐसा वो करेंगे, लेकिन पार्टी को उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब वही पार्टी में नेतृत्व संभालने को फिर से तैयार। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष ना बना हो, बहुत सारे बने हो, लेकिन अगर आप तुलना करें, जोड़े घटाएं, तो 70 सालों से ज्यादा साल में जितने गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बने उनका कार्यकाल और गांधी परिवार का कार्यकाल लगभग बराबर बैठ जाता है। तो इसी से गांधी परिवार की महत्ता को समझा जाता है। लेकिन इस बैठक में जो कल बैठक हुई, इसमें बात तो कुछ खास, मतलब मतभेद वाली बात जो थी या उसको मतभेद को संवारने वाली बात थी या मतभेद की कटुता को खत्म करने की बात थी, वो तो कोई बहुत ज्यादा उभर के सामने नहीं आई या हुई नहीं। क्या रहा? क्योंकि आप के कांग्रेस में बहुत अच्छे संपर्क रहे हैं, कांग्रेस से आपका बड़ा बहुत दिनों तक आपने देखा समझा है उसको, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? देखिए कुछ जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब सोनिया गांधी बैठी होती है और सब नेताओं को साथ, उन्होंने, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस को 95 के बाद वापस लाने के लिए, बल्कि नरसिंहराव जी के समय में ही शुरुआत हो गई थी कि लोग उनको, एक बड़ी स्वीकार्यता उनकी रही परिवार के नाते कहें या कांग्रेस के वर्कर, उनके सामने रह करके, जैसे कहते हैं कि पत्र लिख करके किसी में आपने दस्तखत कर दिए, व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी आप उनकी कमियां अच्छाइयां बता देते हैं, वो सुन लेती रही। राहुल जी का धैर्य उतना, जो मैं समझ पाता हूँ, उनसे मेरा इंटरेक्शन उतना तो नहीं हुआ, लेकिन सोनिया जी को मैंने देखा है, कुछ बार मिलने के अवसर भी मिले हैं, और इसलिए हाल के वर्षों में नहीं, पहले तो इसलिए। लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने एक बार जब छत्तीसगढ़ का, चूंकि थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ, तब छत्तीसगढ़ में जब चुनाव था तो उन्होंने वैसे ही अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आपका क्या आकलन है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को और अच्छी तरह जानने होने के कारण मेरा ये मानना था कि अजीत जोगी जी के रहते हुए जीतना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इतने सारे विवाद और इतनी समस्याएं हैं, पार्टी में विरोध है। तब उन्होंने कहा कि अरे फिर लेकिन आप ही लोग ये छापेंगे कि भाई हमने हटा दिया 4-5 महीने पहले मुख्यमंत्री को। तो मतलब उन्होंने सुना, असहमति या कई बार ऐसे जब भी अवसर आए, अपनी किसी मुझसे या किसी से राय मांगी गई, तो सोनिया जी से निजी बातचीत में, मतलब मैं तो बाहर का और पत्रकार के नाते कहें, लेकिन नेता लोग जब मिलते हैं अपनी राय, वो दिग्विजय सिंह मान लीजिए बहुत पहले कहते थे कि उनको हटा दीजिए, बहुगुणा जी की जो बेटी है, तो कांग्रेस से पता तो नहीं, मान लो उनको नहीं हटाया, तो होता ही था कि राय सुन। लेकिन जब 10 लोग या 20 लोग सामने बैठे होते हैं, न कोई ये कह सकता है कि दिग्विजय सिंह को हम स्वीकार नहीं करेंगे, न कोई ये कहता है कि कमलनाथ जी, अशोक गहलोत को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब तो एक बनता है पहले से, इसीलिए पार्टी में पहले भी परंपरा रही, ऐसे होता है कि भाई आप थोड़ा सा अनौपचारिक बातचीत करके लोगों को संकेत दे दीजिए कि क्या फैसला होना है, उसके ढंग से भी कोई राय देना है तो दे दे, तो उसमें संगठन की बात कर लो, आगे क्या कार्यक्रम होगा, चुनौती क्या है,
थोड़ा एग्रेसिवली, तो सब लोग ये तो तारीफ करेंगे, राहुल जी तो रोज बड़े बड़े तीखे बयान देते हैं, लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ये कोई कहे कौन कि नहीं राहुल जी उनके मुंह बैठे हो और सामने कहे कि नहीं राहुल जी बिल्कुल खराब काम कर रहे हैं, उनका तो बड़ा खराब असर जा रहा है, इस भाषा का इस्तेमाल न करें। ये कहने वाले लोग बहुत कम, नहीं के जैसी स्थिति आज है। और इंदिरा जी का मैं तो आपको आपातकाल का उदाहरण बता सकता हूँ, और तब तो मेरी उम्र बहुत 24-25 साल थी, तब भी जाकर के यदि मैंने कुछ कहा कि मैं मिर्जापुर के गांव में ऐसा मैंने देखा तो उनके सामने बता दिया, और कुछ छप भी गया। तो इंदिरा गांधी भी सुन लेती थी इमरजेंसी में भी, जिनको उन्हें लगता था कि ये हमारे पर्सनल विरोधी कोई नहीं है। ऐसी पार्टी में अब किसी की हिम्मत व्यक्तिगत रूप से, ऐसे मैंने कहा तब भी मैंने सार्वजनिक भाषण नहीं दिया था, लेकिन वो सुन लेती थी। मैंने ऐसे ICSE के सेशन देखे हैं जब इंदिरा जी सामने बैठी होती थी। औलंगर हाल का उदाहरण बता सकता हूँ मैं, जहां पर इंदिरा जी बैठी है, बीच में अध्यक्षता करती, सामने बैठती थी, उसके बाद जाकर के उनके प्रतिनिधियों के बीच में पहली पंक्ति में बैठ जाती थी, और तब कहते थे बर्बाद हो गई पार्टी, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। वो दिन भी पार्टी के थे। आज इस पार्टी में कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है। वो आपको हमसे बातचीत में 10 रोना सुना देगा, बड़े के बीच में बातचीत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कल भी ये औपचारिक जैसी बैठक हुई, एक संकेत देता है कि पार्टी जीवित है, पार्टी में राहुल की स्वीकार्यता है। औपचारिकता की जो बातें हैं तो राज्यों से मंगा लिया जाए प्रस्ताव, जो कहीं इलेक्शन कमीशन में देना हो या कानूनी रूप से अदालत में देना हो, और किसी का कहीं कोई शंका है तो उसको समाधान अलग से बुलाकर कर लिया जाए। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ। देखिए अंबिका सोनी, अहमद पटेल तो आज रहे नहीं, ऐसी स्थिति में पहले अहमद पटेल की कम भूमिका निभाते थे। अब राहुल जी के साथ जो नई टीम आई है उनके लोग, रणजीत सुरजेवाला, आप बताइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, आप हरियाणा पंजाब का आपका अखबार बहुत ज्यादा चलता है, आप देखिए मनीष तिवारी के लिए लोग नाम मानते हैं युवाओं में, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, जो कि उन्होंने पार्टी में पैसा लगाया, अभी किसान रैली में भी उन्हीं का योगदान सबसे बड़ा है। वो परिवार के भी नजदीक उनके सुंदर सेनानी के परिवार के हैं, लेकिन उनको तो स्वीकार सुरजेवाला और राहुल गांधी नहीं करने को तैयार। तो ऐसी स्थिति में किसको, अशोक गहलोत बहुत संगठन के आदमी है, मैं जब से यूथ कांग्रेस उसके जमाने से उनको देखा है, लेकिन अब उनको तो सचिन पायलट स्वीकार नहीं करते, तो उनको अध्यक्ष भी कैसे बना दें? या वो अभी भी अब तो राजस्थान में रहना चाहते हैं पार्टी को संभालने के लिए, तो दूसरा जाएगा तो शायद वो सरकार ही न चल पाए। कमलनाथ जी को तो मनमोहन सिंह ही कभी मंत्रिमंडल में उनको अंदर से बहुत तकलीफ होती थी, हंसराज भारद्वाज को तो निकलवा दिया मनमोहन सिंह ने, लेकिन इनको नहीं निकलवा सके क्योंकि ये फंडिंग का इंतजाम भी करते थे। तो कमलनाथ जी को भी राहुल गांधी ये मानते थे ये तो पूंजीपतियों के आदमी है, लेकिन चुनाव आया तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बैलेंस कराया गया, इंडिया से बैलेंस कराया गया। अब वो मजबूरी में जिन नेताओं को, अमरिंदर सिंह भी राहुल के साथ बहुत अच्छा कद उनका है, क्या उनमें से मैंने इतने नाम इसलिए गिराए कि अध्यक्ष के कई दावेदार युवाओं में हो सकते हैं, बुजुर्गों में हो सकते हैं, लेकिन कोई भी उनको स्वीकार करने के लिए उन राज्यों में भी लोग तैयार नहीं होते। ये सबसे बड़ा संकट पार्टी का है, आपसी प्रतिद्वंदिता, और मेरा नंबर ज्यादा हो, जो कुछ फंड हो मेरे पास हो, मैं अपने बल पर 20 लोगों को जिता सकूं, उसकी ताकत है। दिग्विजय सिंह 5.5 लाख से भोपाल जैसी जगह से हारे हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि पार्टी का क्या हो, उनको इससे मतलब है कि मेरे बेटे को कैसे मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये जो समस्या है, ये पार्टी की गंभीर समस्या है। लेकिन क्या कल की बैठक जो थी, इसका मतलब ये हो गया कि जो चिट्ठी विट्ठी लिखी गई थी वो सब फालतू की थी, उसके बाद में उस पर बात ही नहीं हुई, और बात सीधे इस बात पर हुई कि आगे क्या किया जाए पार्टी में, और आगे क्या किया जाए का मतलब ये होता है कि कौन अध्यक्ष बनाया जाए। जी, मेरा तो मानना है कि वो केवल आगे कैसे, कब, उसकी औपचारिकता भी नहीं। अभी जैसे कहा गया कि और भी बातचीत की जाएगी, मतलब ये है कि वो तिथि अपने हिसाब से तय करेगी पार्टी। राहुल जी के नाम पर एक सहमति रहे, एक ये मैसेज कल दे दिया गया, और उसमें वो सब नेता भी, कोई अमरिंदर सिंह मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर थे, या कमलनाथ जी नहीं दिखाई दिए, अशोक गहलोत तो फिर भी कहीं दिखे थे। तो मुझे लगता है कि कई नेताओं की जिनकी कोई असहमति हो सकती है, या जिनको राहुल जी न पसंद करें, वो लोग भी वहाँ नहीं रहे, और उसमें एक औपचारिकता की तरह से और बातें की गई होगी। असली संकट पार्टी के लिए कई चुनौतियाँ आती है, कभी किसी सहयोगी दलों के साथ संबंधों को लेके आता है, कभी शिवानंद तिवारी कुछ बोलते हैं, कभी पंजाब में कोई बोल देता है।
तो उस स्थिति से निपटने की एक रणनीति यदि कह सकते हैं, थोड़ा बहुत एक बात समझने के लिए राहुल जी और सोनिया जी समझे, इस तरह की एक बैठक में ही ज्यादा मूड दिखाई दिया है। राहुल गांधी एग्रेसिव रहे हैं, नेतृत्व उन्होंने किया है, सफलताएं उनको नहीं मिल पाई हैं उतनी जितनी मिलनी चाहिए। तो क्या उसमें अभी तक ना सफलता मिलने के पीछे कारक क्या हैं? क्या बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली नहीं काम करते हैं, या ये कभी जो अमेरिकन राष्ट्रपति की किताब आई थी और उसमें उन्होंने जो जिक्र किया था कि राहुल अपने आप को बहुत आगे दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, उनको आता जाता तो बहुत है लेकिन शायद उतना नहीं आता है, या ये कुछ ग्राउंड वर्क में कमी है? क्या वजह है, आप क्या मानते हैं? वैसे बड़ा व्यक्तिगत बात है उनके बारे में कहना, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि एक ऐसा चैनल पे बात कर रहे हैं जहाँ कोई खुल के जितनी बात की जा सकती है। देखिए, मैंने चूंकि संजय गांधी को देखा, उनके साथ इंटरेक्शन के मौके मिले, राजीव जी से वहाँ, इंदिरा जी से थोड़ा बहुत जैसा हो सकता था, या सत्ता के बाहर थी तब मिलना हुआ, और सोनिया जी से भी कुछ संपर्क रहा। तो ऐसी स्थिति में या उनके नेतृत्व में उनके आसपास जो प्रमुख लोग होते थे उनसे बातचीत से पता चलता था। देखिए, राहुल जी का क्या है कि राहुल जी भी, देखिए राहुल जैसे राजीव गांधी का उदाहरण लूंगा कि वो भी जब सत्ता में नहीं आए थे, मैंने प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उनके मन में भी ऐसा था कि मैं बदल दूं चीज़ों को। 85 के कांग्रेस के अधिवेशन में मैं वहाँ मौजूद था, मुंबई में भी, तो 100 साल के शताब्दी अवसर पर कार्यक्रम था। उन्होंने सत्ता के दलालों को लेकर बात की। अरुण सिंह मेरे बिल्कुल नज़दीक में, हम लोग साथ में खड़े थे, तो उनके सबसे वरिष्ठ साथी थे। रात भर भाषण भी तैयार हुआ था। श्रीकांत वर्मा भाषण लिखने वालों में से एक प्रमुख नेता थे और पत्रकार भी थे। तो ऐसी उस समय भी सत्ता के दलाल या टोपी वाले सफ़ेद बने, एक तरह से ये एक संकेत दिया गया था कि भाई इसमें कोई, सत्ता में हमारी पार्टी में भी जो ऐसे लोग हैं जो पुराने खाली टोपी वोपी लगाए घूमते, लेकिन उनकी इमेज अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार की इमेज है, उनसे में मुक्ति मिलना है। राहुल जी उसी तेवर के साथ एक नई पीढ़ी, नया बदलाव के रूप में ही आना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है। और वो, लेकिन उनकी जो कहते हैं नई जनरेशन आती है, वो एनजीओ की तरह बने। उनसे एक दो बार ऐसे ही कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के यहाँ या कहीं पर भेंट हुई, जिस तरह की कोई अलग से इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उस तरह का जो एनजीओ के मन में इच्छा होती है ना, जैसे संदीप दीक्षित भी आज चुनाव क्यों हारे हुए, वो एनजीओ की तरह। अरविंद केजरीवाल की सफलता के कारण दूसरे हैं, उसमें आप अभी नहीं जाते। राहुल जी एक बदलाव, अच्छा दूसरा उनको लगा कि पुरानी पीढ़ी के लोग मुझे शायद स्वीकार उस तरह नहीं करेंगे, या मेरा उनसे उतना संवाद नहीं हो सकता है। राजीव गांधी और राहुल में यही अंतर है। राजीव गांधी कमलापति जी की सारी असहमतियों के बाद भी उनके जाके उनको प्रणाम करके उनसे सुनने के लिए, या जो बुजुर्ग लोग थे, एनडी तिवारी हो, जितने वरिष्ठ नेता थे, उन सबसे मिलने में उनको कभी संकोच नहीं होता था। उनके साथ वो सहजता के साथ, क्योंकि वो 10 साल एक तरह से इंडियन अलायंस में काम करके, और इंदिरा जी ने उनको उस तरह ट्रेन किया था। मुझे लगता है कि राहुल जी का एक ये कॉम्प्लेक्स है कि यदि अकुल श्रीवास्तव यूपी के बारे में बहुत अच्छा, मुझसे अधिक ज़्यादा जानते हैं, तो मैं, या इस किसी खास मामले विषय पर, मान लीजिए राजनीति पर ही नहीं, और भी किसी मामले मान लो आपकी बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, तो उनको लगता है कि इनके साथ संवाद बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरी बात उस तरह सानेंगे नहीं, जिनको मैं ही ज़्यादा जानता हूँ और ये मेरी बात को सुने और समझे। ये उनकी थ्योरी, उनके दिमाग की एक मानसिक डेवलपमेंट ऐसा है, जो पार्टी के लिए, जिसमें होता है कि आप दूसरों को कैसे सुने और उस समय अपनी बातों को उससे ग्रहण करके उसमें से डाइजेस्ट कर लें। राहुल जी एक अलग ढंग की राजनीति में पुराने लोगों से उनको अनइजीनेस होती रही, और उसमें चाहे भाई मोतीलाल वोरा से जब पूछेंगे तो वो बता देते हैं, लेकिन वो अपने आप जाकर के नहीं कहेंगे कि राहुल जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पहले के नेता ऐसे होते थे जो खुद भी बताते थे। मान लीजिए और जो नेता है, मान लीजिए हरीश रावत भी आए, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी कोई बातें कड़वी तो नहीं कहेंगे, तो सोचेंगे राहुल जी को जो पॉजिटिव बातें बताई जाए ताकि उनमें उत्साह भरा जाएगा। उस चक्कर में उनके पास नए वेणुगोपाल जी है। मैं मतलब क्षमा के साथ, आप ये बताइए कि वेणुगोपाल जी आज भी किसी शहर में, यूपी, बिहार, पंजाब कहीं चले जाएं, तो क्या 100-200 लोग भी इकट्ठा होंगे कि अपने आप पहुंचे आज वेणुगोपाल जी आए हैं? हमने कांग्रेस या किसी पार्टी में ऐसा रहा है कि आप तो पत्रकार हैं, कल आप भी किसी राजधानी में जाते हैं और मालूम होगा आपको श्रीवास्तव जी आए हैं, तो 25-10-20 लोग तो फोन करके कहेंगे भाई मुझे 50 पहुंच जाऊं, कहाँ मिल सकते हैं हम लोग? क्या प्रेस क्लब में कोई आयोजन कर ले, कहीं बैठेंगे, चाय पिएंगे कॉफी हाउस में? मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेणुगोपाल जी के बारे में शायद पत्रकार भी, जब तक वो राहुल जी के करीबी हैं तो वो राज्यसभा के मेंबर बन गए,
जिन लोगों को बनने की इच्छा थी वो तो रह गए जो पार्टी के काम करते हैं। तो उन्होंने एक नई टीम बनाई जो न पुराने लोगों को जानती है न नए लोगों को जानती है। नए लोगों में ऐसे लोग लाती है जिनको कोई खाली वो कंप्यूटर गूगल से देखते हैं। तो हो सकता है अकू जी के बारे में गूगल में कई चीजें नहीं लिखी होगी उनके बायोडाटा में, जो उनके पास जो ज्ञान का भंडार है। ये एक समस्या राहुल जी की रही और इसलिए अभी भी वो कुछ चीजें जो दूसरा उनको फीडबैक करते रहे, या जो उनके ऐसे युवा लोग हैं वो बहुत काबिल हो सकते हैं, बहुत अच्छे लॉ किए हुए हैं, कोई डॉक्टरेट किया हुआ है, कोई अपना कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, कोई अमेरिका से फीडबैक करते हैं, लेकिन वो चीज़ों पे वो सामने नहीं आ सकती जो जमीनी सच्चाई है। और वो सामने नहीं आने से राहुल जी के कई खाली एक आक्रामक बयानों से कई बार उसका नुकसान भी होता है। आप सोनिया गांधी के बयान पहले के देखिए, अब की बात छोड़ दीजिए, हाल में जब सरकार के साथ कई मामले चलने लगे, अदालत में मामले आ गए, उसके पहले कभी को लेकर के या किसी को लेकर के उनके मन में कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही। अब राहुल जी की नीति है कि लगता है कि अब आक्रामक रुख अपनाएंगे तो जनता खुश होगी, लेकिन उसका नेगेटिव असर होगा, ये शायद उनको पता नहीं चल पा रहा है। ये कारण है वैसे वो न अपनी पार्टी के नेताओं से असहमति ज्यादा सुन पा रहे हैं, न बाहर के स्वर और वर्कर से मिलने की बात, इसी बात में लंबा नहीं चलती। वो महासचिव भी किसी राज्य का आता है तो आसानी से राहुल गांधी से नहीं मिल पाता था, अभी तो अध्यक्ष नहीं थे तब भी, अध्यक्ष से तब तो और संभव था, लेकिन वो था कि वो उससे मिलने में ही आनाकानी करते हैं, किसी और को बता दीजिए जो उनका कोई पीए है, कोई सेक्रेटरी है, कोई सहयोगी है, तो वो सोचता है भाई मैं संगठन में 20 साल से काम कर रहा था, मैं किस आदमी को क्या समझाऊंगा, उसको कुछ पता ही नहीं। ये भी एक दूरी उनकी बनाए रखना, ये बहुत बड़ा संकट पार्टी के लिए। नहीं, राहुल गांधी से जितनी दफे मेरी भी लंबी बातचीत हुई है, वो निश्चित रूप से बहुत क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो चूक वहां होती है अपने साथी चुनने पर, जो जिन साथियों का आप नाम ले रहे थे उनके, या और लोग भी जो हों, वो हाँ में हाँ वाले ज्यादा हैं शायद, और वो उनकी इच्छा के साथ, ना कि सुनने की, एक सुन करके आगे बढ़ने की। एक दौर ये भी आया था कि प्रियंका गांधी पार्टी संभाल लें और बात की जाने लगी थी। आखिर आखिर क्या होता है भाई बहनों में, दोनों में बहुत प्यार है, बहुत अच्छा है, दोनों मिलके बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि प्रियंका गांधी को आगे नहीं किया गया है? दोनों एक कंधे एक जिस्म के तरीके से दोनों एक साथ चले, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरा तो मानना है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सोनिया जी दोनों को बराबर जोड़े हुए भी हैं और वो दोनों अपने माँ का पूरा बात मानती हैं। इसमें मुझे इस पर कोई डाउट नहीं दिखता, बगैर पूछे भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ, क्योंकि कम उम्र में पिता के रहने के बाद माँ ही नहीं उनको सब कुछ आगे बढ़ाया और आज भी वो उनको सहारा देती हैं। देखिए, इसमें तीसरा कड़वा फैक्टर क्या है। पहले तो सोनिया जी खुद ने भी ये मानती थी कि प्रियंका को नहीं आना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने भी राजीव और उनको देखा है, और राहुल को और प्रियंका को आगे कम उम्र में उनको पाला पोसा है। तो एक माँ के नाते वो प्रियंका को भी राजनीति में आने के पक्ष में कम थी। ये मैं आपने कहा ना, मैं इंटरेक्शन के आधार पर बता रहा हूँ, उसको कोई ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये उनका मानना था कि अभी बच्चे छोटे, नहीं करना चाहिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए उसके बाद कई जो मामले रॉबर्ट वाड्रा को लेके आ गए, वो एक तनाव का कारण ये भी है कि फिर वो कितना सक्रिय होकर के क्या भूमिका निभाते हैं। फिर उन पर कई केस तो सरकार आने के बाद वो भी कुछ शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में प्रियंका जी के सामने आने से और ज़्यादा परेशानी न बढ़े, तो इसलिए उनको नंबर 1 वाली पोजीशन पे नहीं लाया गया। ये तो माना गया कि दोनों भाई बहन मिलकर जितना कर सकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनको दी गई इस बात में। और जैसे घर में मतभेद भाई बहन में भी हो सकते हैं, परिवार में पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि कोई राजीव जी की सहमति नहीं होती थी और इंदिरा जी कुछ मानती हो, संजय का पीरियड अलग था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई बहनों में झगड़ा तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि नंबर 1 की पोजीशन में जब राहुल को एक बार बना दिया गया, बीच में उनको थोड़ा लगा था कि मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, लेकिन ये नहीं कहीं फैसला किया गया कि प्रियंका ही वो संभाल ले, और राहुल के मन में फिर से बना कि नहीं मैं ही चला सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक होता है ना, जैसे कई बार आप पीछे हट जाएं फिर बाद में कहें कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में वो प्रियंका उनको हटा करके कोई अलग गुट बना ले, उनके आपस में बातचीत करने के लिए, मान लो सचिन से बात करना है तो अच्छा प्रियंका उनसे बात करके समझाने की कोशिश करे, वो तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लेकिन फैसला करने का काम राहुल जी पर ही। इसीलिए जब अध्यक्ष नहीं थे तब भी देखिए सोनिया जी एक तरह से
उन्होंने काफी हद तक बार बार ये कहा जाता था कि सोनिया जी बीच में कुछ करती है, खाली वो बुजुर्गों को समझा बुझा देती थी। निर्णय अंत में राहुल जी का ही रहने लगा था जब से उनको बागडोर एक बार सौंपी गई, और धीरे धीरे ये माना गया कि अब वही अपने आप को चलाएं। तो अभी भी अब ये संकट यही है कि यूपी अभी भी कुछ महीने पहले तक ये तैयारी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए। अब ये फिर से एक्सरसाइज शुरू हुई है। ये वैसे होना चाहिए था, ये 1 साल पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। जो रहे उन्होंने पहले ही कहा कि तैयारी पहले होनी चाहिए। बहरहाल अब उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के विचार को ही कितना आगे बढ़ाएंगे आगे हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बदलते रहते हैं स्थिति के हिसाब से। जब तक उत्तर प्रदेश में उनको जुम्मा नहीं सौंपा गया था तब तक आप तो यूपी लखनऊ के संपर्क में रहते होंगे। वहीं के पार्टी के ही आदमी ने मुझे बताया था कि बहुत दुर्दशा थी, चाय पिलाने के पैसे नहीं होते थे। जब फैसला किया गया कि जल्दी ही प्रियंका गांधी को यूपी सौंपा जाएगा, तब रातों रात कई लाखों रुपया खर्च करके कुछ महीनों में पूरे ऑफिस को ठीक किया गया, सब कुछ संसाधन वहां जुटा दिए गए। अब यदि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए पूरा उनको ये कह दिया जाएगा कि यही करना है, ये अध्यक्ष बन जाए राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ प्रियंका गांधी को, ये प्रियंका ने ये फैसला आप और हम अभी चर्चा में नहीं बता सकते क्या करेंगे। दिमाग में पहले सलाहकारों ने दिया था, अभी भी उनकी तरफ से संकेत दिया गया कि इनको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने पे शायद उत्तर प्रदेश में भारी विजय ला सकते हैं और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ये मुझे दूर बैठे बैठे, इसको मैं कोई सोर्सेस क्लोज टू वाली बात नहीं कह रहा हूँ, एक अपना एक राजनीतिक आकलन जिसको कहना चाहिए, जो उनके नजदीकी लोगों से अंदाज लगता है। एक अक्सर बात उठती है, उस बात में कितना दम आपको लगता है, चाहे वो राहुल के लिए हो चाहे प्रियंका के लिए हो, पार्ट टाइम फुल टाइम पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के इस हालत में पहुंचने के लिए गांधी परिवार की पार्ट टाइम फुल टाइम पॉलिटिक्स कितना जिम्मेदार है? बिल्कुल, वो तो मैंने आपको शुरू कहा कि आप यदि फुल टाइम नहीं है तो कुछ उनको नहीं, मेरा तो मानना है कि डॉक्टर और आप और हम जैसे पत्रकार, यदि आपको 12 बजे भी कहा जाए कि खबर कहाँ किस पेज पर नवोदय में लगनी है, यदि नींद में से आप बता ना सकें तो मैं आपको कहूँगा कि पत्रकार आप और हम भी नहीं हैं। उसी तरह से राजनीति में भी रात को 1 बजे भी भूकंप आया तो उस समय यदि फ़ोन करके पूछे कि अक्कू जी आप ठीक हैं, मतलब अक्कू जी मतलब जो मुख्यमंत्री वहाँ का हो, वहाँ का आपका पार्टी का अध्यक्ष हो, वहाँ की समस्या हो, स्थिति यह है कि वो उस तरह से नहीं, वो मैंने कहा ना मॉडर्न ढंग की एक अमेरिकन स्टाइल जो राजनीति है वो, और अमेरिकन की भी नहीं, मैं तो अमेरिका जर्मनी बल्कि विदेशों में रहा भी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पर तो वो पुल के नीचे जाके सभा, वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव या प्रधानमंत्री जो बनते हैं ब्रिटेन में भी, वो छोटी छोटी जगह 200 आदमी की सभा में भी जाके सहजता से खड़े होते हैं। वहाँ का पूर्व प्राइम मिनिस्टर, आपने पिक्चर देखे होंगे, आपने छापे भी होंगे कि वो जब हट गए टोनी ब्लेयर तो उसके बाद वो ट्राम में मतलब लोकल ट्रेन में खड़े हुए अखबार पढ़ रहा है, क्योंकि उसको बैठने की जगह नहीं थी। उसने किसी ने ये भी नहीं कहा, ना उन्होंने कहा कि दूसरे को उठाकर मैं बैठ जाऊँ। क्या भारत में आप एक तरफ आप मॉडर्न बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ खतरा मोल लेना नहीं चाहते। मैं नहीं कह रहा वो सुरक्षा को खतरा भारत में ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं ब्रिटेन में नहीं होता, लेकिन उतना ना सही वर्कर से आप इसको बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जब सत्ता में मनमोहन सिंह थे, एक एक्सरसाइज हुई सिक्योरिटी की और कहा गया, क्योंकि मैं जैसे हम जैसे कई लोग ये कहते थे कि उनको पब्लिक से इंदिरा गांधी जैसे मिलती थी, राजीव मिलते थे, सुबह मिलना चाहिए। तब तक वो शायद उपाध्यक्ष बने थे नहीं बने थे, लेकिन ये था कि वो कर सकते हैं। तो उनको कहा गया कि सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई कि सुबह वो मिला करेंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और इसलिए सुबह जो आएगा कागज प्रदेश का आया, कोई कहीं से आया, कोई वर्कर आया, कोई समस्या लेके आया, होने के बाद अल्टीमेटली उनके सलाहकारों का नहीं मत मिलिए। पहले ये सुझाव भी दिया गया इनको मंत्री बना, जैसे इंदिरा गांधी बनी थी सूचना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, तो हुआ, लेकिन नहीं, मंत्री बन जाएंगे तो आपके हाथ से कोई गलती से दस्तखत हो गया तो आप फंस जाएंगे केस में, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तो मंत्री नहीं बनने दिया गया। वरना बिना विभाग का मंत्री यदि मनमोहन सिंह की सरकार में होते तो फाइलों को पलटने उलटने में भी उनकी ट्रेनिंग बहुत हो जाती। यदि वो अशोक गहलोत से पिछले 2 साल पहले भी मिलना शुरू कर देते तो राजस्थान की समस्याओं को समझना आसान होता। अशोक गहलोत लोधी गार्डन में घूमते थे और बेचारे वो कभी उनको राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते थे। गुजरात की जीत के बाद लगा कि राजस्थान में अहमद पटेल के समझाने के बाद अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी ठीक है, इनको इनके बल पर राजस्थान जीता जा सकता है। तो दूरी तो लगातार राहुल गांधी कभी उस तरह से लोगों देख, जैसे आपने कहा आपसे मिल लिए या और कुछ लोगों से मिल लिए, तो वो खुद थोड़ा सा जो भी हो सकता है, लेकिन उनकी बातों को समझ के वो ग्रहण करके डाइजेस्ट करेंगे, वो नहीं होता। फिर ऐसे लोगों से जिनके साथ
उतना संवाद नहीं हो सकता हो। सागर के एक उनके मिलने के लिए गए, उस समय इनकी सरकार थी, और कहा कि साहब वहाँ तो यूनिवर्सिटी में, और ऐसे परिवार थे जो कांग्रेस का बड़ा पारिवारिक परिवार था, तो युवा नेता ने कहा कि साहब ऐसा है, वहाँ पर सारे दूसरी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और इसलिए विश्वविद्यालय में बड़ी दिक्कत आती है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव वगैरह होती है बोर्ड। तो राहुल गांधी ने कहा अच्छा, थोड़ी देर बाद सुन लिया। बाद में चलते समय उनसे कहा कि अपना सागर का गजट हमारे पास भेजना। अब बताइए गजट में यूनिवर्सिटी का क्या होना है। और न उनका बेचारे वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो गए थे, 10 मिनट मिला और उसके बाद तो ये बातें सुनने को मिल गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे संवाद उनका, इसके उदाहरण कुछ मेरे उनसे सुनने जाते हैं कि अभी मैंने कहा ना, कुछ महीने पहले एक बड़े अध्यक्ष मीडिया के लिए और 75 साल से बड़े उम्र के पत्रकार थे, तमिलनाडु के किसी सेक्रेटरी को आके मिलना था राहुल गांधी को, किसी से मिलने को। उन्हें अहमद पटेल को भी कहा, उनको भी कहा, कई लोग खाली कहा कि वो मिलने आए हैं, मिलने खाली अपनी बातें तमिलनाडु के बारे में बताएंगे। लेकिन वो एक हफ्ता रुकने के बाद भी उनकी मुलाकात न राहुल जी से हो पाई, न सोनिया गांधी से, न प्रियंका गांधी से। ये मैं आपको कुछ महीनों पुरानी बात बता रहा हूँ, तब ये नहीं आया था, मैं समझिए वो दिसंबर था या जनवरी था, मुझे याद नहीं है। मतलब आप समझिए कि घटनाएं जब हमारा कोरोना काल नहीं शुरू हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप तमिलनाडु के सेक्रेटरी से भी मिलने को भी तैयार नहीं, जो कुछ काम के लिए नहीं आया, कोई सिफारिश के लिए नहीं आया, तो उनका कौन तय करता है। और उसमें यदि अहमद पटेल भी बेचारे, जब मैं उनको कोट करना ठीक नहीं, लेकिन मान लो उनके कहने के बाद भी यदि न कोई मिले, तो इससे बुरी स्थिति पार्टी में, उसके लिए जिम्मेदार तो आप और हमारे कोई नहीं हो सकता। उसके लिए जिम्मेदारी हो सकते हैं, वो तय करते हैं कि दरवाजा खुला रहे, पार्टी का आदमी आए, सिक्योरिटी तो चेक होगा। तो राजीव गांधी से हम जब मिलने जाते थे, जब पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे या प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो आप जाइए बाहर, दो सब जब समय होगा बात कर लेंगे। चलो उतना समय ना भी हो तो आज सिक्योरिटी और 4 बार चेक करा लीजिए, कोई बंदूक लेके नहीं आया है, उसकी दूर डिस्टेंस से बैठ करके बात कर लीजिए। लेकिन ये कि बात ही नहीं करिए, तो उनकी दूसरा समय न देना, कभी कभी देश से बाहर चले जाना, कभी कहीं चले जाना, तो वे पार्टी के एग्जीक्यूटिव जो कहते हैं सीईओ की तरह चलाने से संगठन मजबूत नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की हरि अनंत कथा टाइप है कहानी कि खत्म ही नहीं हो सकती, और होगा क्या, आगे कैसे बढ़ेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अब पिछले दिनों जितना अन्य दलों के साथ सहयोग रहा, वो धीरे धीरे वो भी टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आगे देखते हैं कि कैसे क्या होगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत। नमस्कार।